नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे बिहारी मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के सिंगल द्वीप खंड की। और सिंगल द्वीप खंड की प्रथम जो 2 चौपाई थी उसमें हमने चर्चा की। पहली चौपाई में 7 द्वीपों के बारे में चर्चा की और दूसरी जो चौपाई थी उस चौपाई में राजा गंधर्व सेन की शक्तिशाली स्थिति, उसके शौर्य, उसके पराक्रम और उसके यश का गुणगान यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। अब हम चर्चा करेंगे सिंगल द्वीप खंड के तीसरे चौपाई की। जबई दीप निरवाई जाई, जनु कैविलास नियर भा आई। घन अबराऊ लाए चौपासा, उठे पूपी हुई लाग आकाशा। तरवर सबे मलेगिरी लाए, भे सब छा रेनी होई छाए। मले समीर सोआई छाहा, जेठ जेठ जाड़ लागे तई माहा। ओई छा रेन होई आवे, हरिहर सबे आकाश दिखावे। पथिक जो पहुंचे सही धामू, दुख बिसरे सुख होई विश्रामू। जीव पाई छा अनुपा, भौरी न आई सही ये दूपा। अस अमराऊ सगन घन, बरने न पारो अंत। फूले फूले फरे ऋतु, जानो सदा बसंत। यहां पर मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में द्वीपों के चारों ओर जो हरियाली है, जो सघन आम के जो बाग हैं, उन बागों का सौंदर्य, उनकी शीतलता का बखान इस चौपाई में, इस दोहे में मलिक मोहम्मद जायसी करते हैं। क्या कहते हैं? जबई द्वीप नियरावा जाई, कि जब कोई व्यक्ति उस द्वीप के पास पहुंचता है, जनु कैविलास नियर बहाई, तब ऐसा मालूम होता है कि मानो बैकुंठ या कैलाश या स्वर्ग के निकट वह आ गया हो। जब भी कोई व्यक्ति सिंगल द्वीप के निकट आता है तो उसकी शीतलता को देख करके उसे ऐसा मालूम होता है, ऐसा एहसास होता है कि वो कैलाश पर्वत या स्वर्ग के निकट आ पहुंचा है। घन अमराऊ लाग चौपासा, उस द्वीप के चारों तरफ सघन आम के वृक्ष लगे हुए हैं। उठे पूपी तब लाग आकाशा, वे इतने लंबे हैं कि ऐसा लगता है मानो कि वे पृथ्वी से उठ करके, उठे पूप उठती लाग आकाशा, कि मानो पृथ्वी से उठ करके आकाश में लग जाना चाहते हैं। तारुवर सबे मिले गिरी लाए, वहां जो सारे वृक्ष हैं, जो सारे पेड़ हैं, वो सारे के सारे मलय पर्वत से ला करके लगाए हुए हैं। भे जग छा रेनी हुई छाए, उनकी छाया संसार में हो गई और वो छाया रात बनकर के छा गई। इतना अंधियारा है, वो इतने घने हैं कि जब व्यक्ति उनकी छांव में जाता है तो ऐसा उसे एहसास होता है कि दिन नहीं रात हो गई है। सूर्य की रोशनी जमीन तक, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। मले समीर सोआई छा, मलय पर्वत से चलने वाली जो हवा है वह इस छाया में और सुंदर हो उठता है। जेठ जाड़ लागे तई माह, वहां जेठ में भी ठंडक लगती है। जेठ का जो महीना है वो बराबर गर्मी का मास होता है, लेकिन उनकी छांव में जाकर के व्यक्ति को यह एहसास होता है, उस जेठ की गर्मी के अंदर भी ठंडक का एहसास होता है। उसकी छाया के अंदर वही छा रेनी हुई आवे, वही छाया रात्रि बन करके आती है। हरिहर सबे आकाश दिखावे, और सारे आकाश की हरितिमा से युक्त दिखाई देता है, क्योंकि जब उसकी छांव में व्यक्ति बैठता है और जब ऊपर देखता है तो चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है। सूर्य की रोशनी जमीन तक पहुंचती नहीं है, तो चारों तरफ जो आकाश है उसकी नजर में चारों तरफ हरितिमा ही दिखाई देती है, हरियाली ही दिखाई देती है, हरा रंग ही दिखाई देता है। पथिक जो पहुंचे सही धाम, जो पथिक है, जो राहगीर
धूप को सहन करके वहां तक पहुंच जाता है। दुख बिसरे सुख होय विश्राम, वह सारे दुखों को भूल जाता है और सुखपूर्ण विश्राम करने लगता है। जी वह पाई छा अनुपा, जिसने वह अनुपम छाया मिल जाती है। बहुरिन आई सही व धूपा, वह पुनः आकर इस धूप को नहीं सहता है, उसको धूप में जाने की जरूरत नहीं है, वो छां में अपनी जिंदगी बसर करता है। अस अमराऊ सगन वन बरिन न पाओ अंत, यह ऐसा सघन बगीचा है जिसका वर्णन करके पार नहीं पाया जा सकता। फूले परे सौ ऋतु, यह यहां 6 ऋतुओं में फल फूल करके संपन्न रहता है। जानव सदा वसंत, और उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो सदा बसंत ऋतु ही विद्यमान हो। ये इस चौपाई का भावार्थ है और अर्थ है। अब यहां पर क्या विशेष बात कवि ने कही है। प्रथम तो यहां पर कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन यहां पर कर रहा है, और प्रकृति का जो रूप है वो इस चौपाई में आलम्बन रूप पृथ्वी का दिखाई देता है, और कहीं कहीं प्राकृतिक रहस्यवाद की झलक भी इसके अंदर दिखाई पड़ती है। दूसरी जो विशेषता झलकती वो एक सिंगल द्वीप की विलक्षणता, उसकी सुंदरता का यहां पर कवि ने वर्णन किया है। जहां तक अलंकारों की बात करें तो उत्प्रेक्ष, अतिशयोक्ति, समाशोक्ति आदि अलंकारों का इसमें बहुत ही सुंदर और अच्छा प्रयोग किया है। निश्चित रूप से पद्मावत पूरी दोहा और चौपाई में, इसलिए छंद यहाँ दोहा और चौपाई है, और ठेठ अवधी भाषा में इस चौपाई की और इस छंद की रचना की गई है। तो ये इनकी इस छंद की विशेषता यहां पर झलकती है। अगली चौपाई हम लेते हैं। फरे आव सही, फरे आव अति सघन सुहाए, वो अस फरे अधिक सिरनाए। कटहर डार पीर सो पाके, बढ़हर सो अनुपतिता के। खिरनी पाक खांड अस मीठी, जम्बू सो पाकी बहर अस दीठी। नरियर फरे फरी खुरहरी, फुरी जान इंद्रासन पुरी। पुनि चौ चुए सो अधिक मिठासु, मधु जस मीठ पूप जस बासु। और खराजा आव न नाऊ, देखा सब रावण घबराऊ। लाग सबे जस अमृत शाखा, रहे लोभाई सोई तेई चाखा। गुआ सुपारी जायफल सब फरी फरे अपूर, आस पास घनी इमली वो घन तार खजूर। यहां पर जायसी परिगणनात्मक शैली में, परिगणनात्मक कहते हैं कि किसी चीज का वर्णन एक के बाद एक किया जाए, किसी एक ही थीम का, एक ही चीज का वर्णन एक करके फिर उसी चीज का दोबारा, फिर तीसरा, फिर चौबारा, तो उसको कहते हैं परिगणनात्मक शैली। तो यहां पर परिगणनात्मक शैली में सिंगल द्वीप की वाटिका के अंदर विद्यमान जो फलदायी वृक्ष हैं, उन वृक्षों की कि कौन से वृक्ष में कौन सा फल फल रहा है, कैसी उसकी सुंदरता है, यहां पर इन सारी चीजों की गणना की है। और उस वाटिका के वृक्षों की गणना करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि फरे आप अति सघन सुहाए, कि उस बाग में फलों से युक्त आमों के घने वृक्ष अत्यंत सुंदर लगते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। वो अस फरे अधिक सिरनाए, जैसे कि एक स्वभाव होता है कि वृक्ष में फल लगता है, कि जब फल लगता है तो वृक्ष झुक जाता है। तो यहां पर भी वही स्वभाव यहां पर जायसी कहते हैं कि वे जैसे फले हुए हैं वैसे ही सिर को ज्यादा झुकाए हुए हैं। कटहर डार पीर सो पाके, जो कटहल का जो फल है, जो कटहल के पौधे में लगा हुआ है, वह डाल से लेकर के तने तक लगा हुआ है, क्योंकि कटहल का फल मोटा होता है, वो ज्यादातर तने के आसपास लगता है।
तो यहाँ पर उसी की सुंदरता का वर्णन करते हुए जायसी कहते हैं कि कटहल का जो फल है वो डाल से लेकर के तने तक लगा हुआ है, पाका हुआ है, बढ़हर सोई अनुपतिता के। और बढ़ल देखने में अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। खिरनी पाक खांड असी मीठी, खिरनी जो फल है वो पक करके शक्कर की तरह मीठी हो गई है। और जामुस और पाक भंवर असी दीठे, और जो जामुन है वह जामुन पक करके भंवरे के समान दिखाई देने लगे, क्योंकि जामुन का फल काला होता है और भंवरे का फल भी काला होता है। यहां पर तुलना की है भंवरे से और जामुन की, कि जामुन पक करके भंवरे के समान दिखाई देने लगती है। नारियल फरे फरी खुरखरी, और इसके अलावा जो नारियल के पेड़ों में जो नारियल लगे हुए वो भी फल चुके हैं, और खुरखरी भी फली हुई है। खुरखरी भी एक फल का नाम है, वो भी फल चुकी है। फूरी जानू इंद्रासन पुरी, उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है इन सारे वृक्षों के अंदर फले हुए फलों से लदे हुए, उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये सचमुच इंद्र की पुरी हो और वहां पर सब तरह का सौंदर्य विद्यमान हो। इसके अलावा पुनी मऊ सूये सो अधिक मिठासु, इसके अलावा जो महुआ का जो पेड़ है उसके अंदर जो रस टपकता है वह मधु के समान मीठा है। अत्यंत जो शहद होता है उसके समान मीठा है। मधु जस मीठ पूप जस वास, और पुष्प के अंदर जो खुशबू होती है उस खुशबू के समान चारों तरफ जो उसकी जो मिठास की जो खुशबू है वो चारों तरफ फैली हुई है। सुंदरता तो है ही निश्चित रूप से उस, क्योंकि इंद्र जो इंद्र की जो वाटिका है उसका यहाँ पर उससे तुलना की गई है, तो उससे सुंदरता तो है, लेकिन उसकी खुशबू जो फूले हुए हैं उनकी खुशबू चारों तरफ महक रही है। और खरजा आओ ने देखो, इसके अलावा अनेक प्रकार के ऐसे फल और मेवे हैं जिनके नाम ज्ञात नहीं है। देखा सब रावण अमराव, ये सारे वृक्ष जो कभी रावण की वाटिका के अंदर मौजूद थे लेकिन उनके नाम ज्ञात नहीं है, वो सारे के सारे वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, फलों से लदे हुए हैं। लाग सबे जस अमृत शाखा, रहे लोबाए सोई सोई चाखा, और वो सभी डालें अमृत जैसी प्रतीत हो रही है, जिससे कि इन फलों को, जिसने भी इन फलों को चखा है वो मोहित हो गया है उन चीजों का, उन फलों का। गुंजा सुपारी जायफल सब पर फरे अपूर, गुंजा नामक सुपारी और जायफल भली भांति सभी चीजें फली हुई हैं, फल फूल रही हैं। आस पास घनी इमली जो घन तारी खजूर, और इसके अलावा जो आसपास के जो इमली के जो वृक्ष हैं उस इमली के वृक्ष में इमली भी फल रही है, लटक रही है, गुंजायमान है। गुंजा उनके मोटे मोटे जो गुंजा है, जो समूह है वो लटक रही है, वो सुशोभित हो रही है। और इसके अलावा जो घने जो ताड़ के वृक्ष हैं, वो ताड़ के वृक्ष तथा खजूर के जो पेड़ हैं, वो खजूर के पेड़ वो भी सुशोभित हो रही हैं, क्योंकि वो उन सब के अंदर फल विद्यमान है, फलीभूत हो रहे हैं। अब हम लेते हैं कि इस जोपाई के अंदर, इस दोहे के अंदर क्या इसकी विशेषता रही होगी। तो एक तो सबसे पहले जो मैंने पहले बताया कि परिगण शैली में इसकी रचना हुई है। जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों के नाम और साथ में उनके फलों के नाम यहाँ पर दिए हैं। तो एक के बाद एक अगर किसी फल का या किसी भी चीज का वर्णन किया जाता है तो परिगण शैली उसे कहते हैं, कि वो एक तरह से गणना हो जाती है। दूसरा, जो इसका जो भावार्थ है उसका कोई अर्थ अलग नहीं है, जो कवि कहना चाहता है वही यहां पर अर्थ इसकी सार्थकता लिए हुई है। तो इसलिए अभिधात्मक शैली के अंदर, अभिधात्मक जो
शब्द शक्ति है, उस शब्द शक्ति के अंदर ही इसकी रचना हुई है। महुआ नामक जो वृक्ष है वो निश्चित रूप से पश्चिम भारत में पाया जाता है और कवि का जन्म है, और वहाँ के वातावरण से अच्छी तरह परिचित होने के कारण जिस तरह इसका वर्णन किया है उससे लगता है कि निश्चित रूप से महुआ की जो वास्तविकता होती है, जो संरचना होती है, उसको उन्होंने बखूबी जाना है। इसके अलावा जो फलदायी वृक्षों की एक प्रवृत्ति होती है कि जो फल फलता है वो निश्चित रूप से झुकता है, उसके बारे में कवि ने कहा है। अलंकारों की बात करें तो उपमा और उत्प्रेक्ष अलंकार इस चौपाई के अंदर, इस दोहे के अंदर मौजूद है। छंद की बात करें तो दोहा चौपाई निश्चित रूप से, क्योंकि पद्मावत तो पूरी की पूरी है जो। इसके अलावा अगर भाषा की बात करें तो भाषा, ठेठ अवधी भाषा जो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रिय और एक सार्थक भाषा रही है, ठेठ अवधी भाषा के अंदर इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो मैंने अब तक आपको 4, क्योंकि पहले सीरीज के अंदर 2 चौपाई और दूसरी सीरीज के अंदर 2 चौपाइयों के बारे में उनका अर्थ और उनकी जानकारी मैंने आपको दी है। अगली जो सीरीज है उसमें अगली 2 चौपाइयों की हम बात करेंगे। तब तक नमस्कार, बाय।